व्यावहारिक मनोविज्ञान के इतिहास या उसके विकास की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व मैंने आपको व्यावहारिक मनोविज्ञान के उद्देश्य पढ़ाया था। हम जानते हैं कि प्रत्येक शास्त्र एवं विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का विकास पहले से होता है तथा व्यावहारिक पक्ष का विकास बाद में होता है। यही तथ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में सत्य है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसलिए सीधे हम इसके पॉइंट्स पर आते हैं। व्यावहारिक मनोविज्ञान के आधुनिक रूप का विकास पैटरसन महोदय द्वारा हुआ, किंतु व्यावहारिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे बच्चों? मुंस्टरबर्ग। अगर प्रश्न में आता है कि व्यावहारिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो आप मुंस्टरबर्ग ही लिखेंगे। इन्होंने इसके विकास को बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम पैटरसन था। इन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान के कुल 4 काल बताए, 4 स्टेज बताए। पहला गर्भावस्था, दूसरा जन्मकाल, तीसरा बाल्य या किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। इसमें गर्भावस्था का मतलब गर्भावस्था या प्रथम विश्व युद्ध काल व्यावहारिक मनोविज्ञान का गर्भावस्था कहा जा सकता है। यह 1880 से 1917 तक माना जाता है। उस समय जीव शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का तीव्र गति से विकास हो रहा था तथा अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो सेना के लिए कुशल सैनिकों, अफसरों के चुनाव के लिए मनोविज्ञान की सेवाओं का उपयोग किया गया। उस समय सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया जिससे सेना की टेस्टिंग हो सके। इसको आर्मी अल्फ़ा बीटा कहा गया तथा आर्मी बीटा कहा गया। जो ये वो परीक्षण थे जो एक अशिक्षित तथा अंग्रेजी न जानने वालों का भी टेस्टिंग कर देते थे। उन पर भी ये इनसे टेस्ट हो जाता था। इन सामूहिक परीक्षणों के श्रीगणेश से सेना में पदोन्नति की दृष्टि से सहायता मिली। सेना में विभिन्न व्यवसायों के लिए लोगों का चयन करने हेतु अभियोग्यता मिला, है ना, परीक्षाएं निर्मित हुई। इसमें एक्चुअली होता ये है कि सेना में भी बहुत हर तरह के लोग काम करते हैं। वहाँ भी इंजीनियर होते हैं, सेना में भी डॉक्टर होते हैं, सेना में भी टेक्नीशियन होते हैं और भी कई तरह के पोस्ट होते हैं। तो उनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके लिए इस तरह की टेस्टिंग तैयार की गई ताकि उनका मूल्यांकन हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक पैटर्न पर, जैसे इसके अतिरिक्त अफसरों का मूल्यांकन करने हेतु श्रेणी मापक या निर्धारण मान तथा मनस्ताप से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए मनस्तापी परिसूचियाँ भी बनाई गईं। व्यावहारिक मनोविज्ञान की गर्भावस्था के काल में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, वैधता ज्ञान तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। तो ये तो था गर्भावस्था। दूसरा स्टेज है बच्चों जन्मकाल या प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का काल। 1917 से 1918 ईस्वी तक का काल को पैटर्न ने व्यावहारिक मनोविज्ञान का जन्मकाल माना गया। यानी कि इसी समय औपचारिक रूप से कह सकते हो कि व्यावहारिक मनोविज्ञान का जन्म होता है। अभी तक तो जन्म नहीं होता है, उसका उपयोग धीरे धीरे शुरू हुआ था। अभी उसकी चर्चा शुरू हुई थी, कह सकते हो। उसका उपयोग अब जो है जन्म उसका हुआ। जब लोग जान गए कि ये विषय बहुत उपयोगी है, इससे इस तरह से इसको हम फ़ायदा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था तथा सैन्य कार्यों से मुक्ति पाकर मनोवैज्ञानिक लोग जन कल्याण के कार्यों में मनोविज्ञान की उपयोगिता तलाश रहे थे। बेटा, किसी भी विषय को बच्चों क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, लोगों की जीवन अच्छा हो, है ना। कोई भी विषय हम इसीलिए तो पढ़ते हैं कि इसको पढ़ करके हम अपने जीवन को अच्छा और विकसित करें,
तो जो मनोवैज्ञानिक अभी तक युद्ध में लगे थे, वो अब युद्ध के बाद चाह रहे थे कि मनोविज्ञान का उपयोग जन कल्याण में लगे। दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे विद्यालय, व्यवसाय, उद्योग धंधे, जेल तथा मानसिक चिकित्सालय में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग होना शुरू हो गया। इन समस्त क्षेत्रों में अनुभवी मनोवैज्ञानिक के निर्देशन में व्यवहारिक मनोविज्ञान का विकास तथा गति प्रदान करने वाले रिसर्च होने शुरू हो गए। मानसिक चिकित्सालयों में मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए गए और मनस्तापी सूचियों की सहायता से लोगों के मानसिक रोगों का निदान व उपचार प्रारंभ हो गया। विभिन्न व्यवसायों संबंधी कुशल विक्रेताओं तथा औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता ली गई। विद्यालय में पिछड़े बालकों की समस्या पर भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए। अपराधी मनोवृत्ति वाले लोगों की समस्याओं का निदान तथा उपचार करने में विभिन्न मनोवैज्ञानिक विषयों का उपयोग रहा। अब आप समझ सकते हो कहाँ कहाँ मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। एक बालक होता है, उसका मन अलग होता है, उसके हिसाब से उसमें व्यवहार करना चाहिए। एक युवा वर्ग होता है, उसके मनोवृत्ति, उसकी सोच, उसका शारीरिक जो होता है, उसकी शारीरिक शक्ति या जिस तरह की भी उसकी वो होती है, मानसिक स्थिति होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार होता है। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग व्यक्तियों के साथ व्यवहार कैसे हो, बालकों को जो पिछड़ गए उनको कैसे पढ़ाया जाए। अगर कोई मानसिक रूप से कुछ परेशान है या ज़्यादा मानसिक रोग बढ़ गया है, वो मानसिक रोगी हो गया है, उससे उबर ही नहीं पा रहा है, तो ये सभी चीज़ों का जो था, इन सभी का उपाय तथा निदान समस्याओं को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का उपाय किया गया। तो यहाँ पर मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया गया। तीसरा पॉइंट है बाल एवं किशोरावस्था या द्वितीय विश्व युद्ध का काल। तो जब जन्म हुआ तब की ये बात हुई कि ये सारी प्लानिंग होने लगी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो। उसके बाद उसका बाल्यावस्था था। किसका बाल्यावस्था था? ये मनोविज्ञान का। अभी मनोविज्ञान जन्म लिया है, अब बढ़ रहा है, अब छोटा बच्चा है। उस समय क्या किया गया, मनोविज्ञान से क्या फ़ायदा उठाया गया? 1919-1939 तक का काल व्यवहारिक मनोविज्ञान का बाल्यकाल कहा गया। इसमें मनोविज्ञान की तीव्र गति से विकास हुआ, लेकिन इसमें परिपक्वता नहीं आई। उससे पहले ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस दौरान थल सेना, जल सेना के विभागों और सैन्य वर्गीकरण के मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई, जिन्होंने 2 सुविकसित सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। उन बुद्धि परीक्षणों का नाम था सैन्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षण तथा दूसरा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, तथा दूसरा था नौसेना सामान्य वर्गीय परीक्षण, यानी कि नेवी का जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। सेना संबंधी विभिन्न व्यवसायों के लिए अनेक अभिरुचि परीक्षणों का निर्माण किया गया। वायुयान चालकों के चुनाव के लिए खास परीक्षण बनाया गया। इसके अतिरिक्त अनपढ़ भाषा तथा भाषा से अपरिचित लोग, जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते या बोलना नहीं जानते, या जिनकी भाषा हम नहीं समझ रहे हैं और हमारी भाषा वो नहीं समझ रहे हैं, तो अपरिचित लोगों के लिए एक अशाब्दिक परीक्षण तैयार हुआ। इसी काल में बुद्धि व्यक्तित्व की माप, तत्परता, स्वभाव तथा प्रत्यय ज्ञान की गति जांच हेतु परीक्षाओं की शुरुआत हुई। युद्ध काल में जो सैनिक मानसिक उलझनों तथा कुसमायोजन से शिकार हो रहे थे, उनके निदान के लिए, उपचार के लिए भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया। तो इस तरह से युद्ध संबंधी प्रचार कार्य, शत्रुओं के प्रचार कार्य, मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन युद्ध काल में आम जनता के विचारधारा की विशिष्ट दिशा में प्रवाहित करने वाले मनोवैज्ञानिक उपयोगी सिद्ध हुए। H.E. बर्ट ने इस काल को मनोविज्ञान की स्थापना का काल कहा। इसमें ये सारी तैयारियां हुई है ना, ये सारे कार्य हुए बाल्यावस्था में।
अब है चौथा है प्रौढ़ावस्था, यानी कि अब मनोविज्ञान तैयार हो गया था और वो एक अपने स्वरूप में आ गया था। तो उस काल को हम प्रौढ़ावस्था या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारिक मनोविज्ञान ने अपनी प्रौढ़ावस्था में पदार्पण किया। युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिकों को फिर से असैनिक तथा नागरिक जीवन के पुनर्वसित उनको फिर से सेटल करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उनके लिए व्यवसायों का परामर्श दिया कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। सेना के से संबंधित बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक रोग के चिकित्सालयों से काम करना प्रारंभ किया। अनेक ने जनता के लिए अपनी उपचारशालाएँ स्थापित की। जल एवं थल में वस्तुओं का वर्गीकरण हेतु प्रविधियों का उपयोग किया कि जल सेना कैसे काम करेगी, थल सेना कैसे करेगी। श्रम तथा व्यवसाय आदि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने लगे। व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं का विज्ञापन और प्रचार मनोविज्ञान के आधार पर होना प्रारंभ हुआ। मंदबुद्धि वाले, पिछड़े तथा अपराधी किस्म के बालकों के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें उनको शिक्षा के साथ साथ उनका उपचार भी हो सके। इसके अतिरिक्त राजनीतिक नेताओं, समाज सुधारकों, विचारकों, प्रशासकों यानी कि अधिकारियों, दार्शनिकों, कवियों, साहित्यकारों, प्रचारकों ने हमेशा ही व्यवहारिक मनोविज्ञान की सहायता ली है, यानी इन सबको भी मनोविज्ञान से सुविधा मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भावना, समन्वय व सहयोग उत्पन्न करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम सबने सुना होगा की स्थापना ने व्यवहारिक मनोविज्ञान को प्रसार एवं शक्ति प्रदान की। बच्चों, यूनेस्को एक विश्व की संस्था है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन साइंस एंड एजुकेशनल कॉपरेशन या कुछ इसी तरह का है इसका फुल फॉर्म, जिसमें सभी को गति प्रदान करने के लिए, विश्व के लोगों को विकसित करने के लिए तरह तरह के प्लान होते हैं। और ये जो है, अब आप लोगों को व्यवहारिक मनोविज्ञान का जो इतिहास था वो मैंने बता दिया बच्चों। तो आप इसको कॉपी में कर लीजिए। इस पे प्रश्न भी मैंने आपको भेज देती हूँ मैं PDF से। इस लेसन के सारे प्रश्न मैं अभी भेज देती हूँ और एक एक करके आप लोग को जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आप लोग उसको करते जाइए। थैंक यू बच्चों।